तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब मोर और लेस ऐसा फील हो रहा है कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका क्या मीनिंग है। बट उसको सीखने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डिनरी लाइट लाइक फोटोन्स वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब उसका डिग्री ऑफ वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में रहेगा। ये कुछ ऐसा है कि कोई किसी स्पंज बॉल को अगर हैमरिंग करेंगे तो उसका जो पार्टिकुलर सरफेस का हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, राइट। इन सिमिलर फैशन ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। बट इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, एक इसमें वन ऑफ द कंपोनेंट रहता है जिससे बना रहता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, तब इसका डिग्री ऑफ वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन का सीज होकर सिर्फ एक डायरेक्शन में डिग्री ऑफ वाइब्रेशन बच जाता है। दैट्स वाई इस ऑर्डिनरी लाइट जब यहाँ से पास करने के बाद सारा डिग्री ऑफ वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में ख़त्म होकर ओनली वन डायरेक्शन में बन जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि सारे डायरेक्शन का वाइब्रेशन वन डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो गया। दैट्स वाई दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए, और कोई भी कंपाउंड मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसके लिए उसको हम लोग खास टाइप का इक्विपमेंट में रखते हैं जिसका नाम है पोलरीमीटर। यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समटाइम्स ये ओनली वन प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड रख सकता है, समटाइम्स मिक्सचर भी हो सकता है। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से पास करने के बाद बिफोर पासिंग थ्रू दिस ट्यूब, दिस पोलरीमीटर ट्यूब, जो इसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन था, अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर लेफ्ट टू राइट जो मेरे व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है वही रह गया, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइट के साथ इस कंपाउंड का, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इस कंपाउंड का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। अगर इंटरेक्शन होगा तो इसका वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ वाइब्रेशन का डायरेक्शन एटलीस्ट चेंज होना चाहिए था। तो अगर ऐसा दिखता है, इसका मतलब मेरा गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली, ऑप्टिक्स के रेस्पेक्ट में एक्टिव नहीं है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना एवरीवन। बट अगर यहां से लाइट को पास करते हैं और ये लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलरीमीटर ट्यूब ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर इस तरीके से आ गया, तो देखिए अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं
और मैं अपने राइट हैंड की तरफ अगर डिविएट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, राइटवर्ड डायरेक्शन का डिविएशन। तो अगर ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है और ओरिजिनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर लेफ्टवे डायरेक्शन में, मतलब राइट या लेफ्ट कुछ भी अगर हो जाता है, दो ही तो हो सकता है, या तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से राइटवर्ड में रे ऑफ लाइट डिविएट कर जाए प्लेन पोलराइज लाइट, या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों केस में हम लोग गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कम से कम ये तो बात आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सर उस कंपाउंड को एक खास टाइप का बना हुआ ट्यूब में डालते हैं जिसका नाम है पोलरीमीटर ट्यूब, राइट। और यहां से किसको पास करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड, यस। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर डिविएशन दिखाता है, अगर डिविएट किया, राइट, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड किसी भी डायरेक्शन में अगर डिविएट करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि और वो कम, यस। लेकिन अगर डिविएशन नहीं दिखाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर प्लेन पोलराइज लाइट बनाने का रिक्वायरमेंट क्या था, ऑर्डिनरी लाइट को ही भेज देते। बट स्टूडेंट अगर ऑर्डिनरी लाइट को भेजते तो ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन तो हर डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ से पास करने के बाद भी तो ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहता, तो आपको ऑब्जर्व हो पाता क्या कि इंटरेक्शन हुआ। दिस इज द वजह कि इस ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है उसको चेक करने के लिए, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका एक, उसको चेक करने के लिए ऑर्डिनरी लाइट को पास करेंगे या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अच्छा देखिए शशांक, इस बार का जो जेईई मेन का या पिछले 2 साल से जो मैं पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा चैप्टर है, सबके लिए बोल रहे हैं, नीट वाले बच्चों के लिए भी, जिसको बिल्कुल ऑड चैप्टर बोलते हैं, सब लोग छोड़ के आगे बढ़ जाता है, इवन पढ़ाना भी पसंद नहीं करता है, बट वहाँ से क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। तो मैं उन सारे ऑड चैप्टर को इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी ही भेज दूँगा, बाद में एग्ज़ाम के प्रेशर के टाइम में जनवरी में आपसे नहीं कवर हो पाएगा, समझे। नीट वाले भी बच्चे, जैसे उसमें देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, इनूटाइन डायमेंशन, एरर इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर या वर्नियर कैलिपर, सब लोग छोड़ देता है। एक क्वेश्चन आ रहा है भाई हर टेस्ट में, तो अगर मैं बनाकर थ्योरी और उस पर ऑब्जेक्टिव और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल अगर आपको भेज देंगे, क्या अब बहुत लाइट टॉपिक है, क्या कवर कर पाएंगे। तो अभी आज मैं वही बनाया हूँ, और आज तो टेस्ट का फर्स्ट 5 टेस्ट का सिलेबस भेजा हूँ, और उसमें देखिएगा बहुत बैलेंस करके भेज रहा हूँ, कुछ 11th का है तो कुछ टेस्ट 12th का है, कुछ 11th का है कुछ 12th का है, राइट। और आप टेस्ट के लिए सब लोग सिंसियर हो जाइए। तो सर हम लोग तो न्यू बैच के हैं, तो न्यू बैच के हैं बट कवर तो करवा रहे हैं ना आपको प्लेलिस्ट फाइल भेज कर, राइट। और जितना बनेगा बनेगा, राइट, एटलीस्ट टेस्ट देने का हैबिट तो बन पाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दे देंगे, या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री खासकर से वाटर पॉल्यूशन, एक क्वेश्चन आ रहा है जेईई मेन में और हर टेस्ट में आ जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, या एक और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, राइट, क्योंकि बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर मैं पढ़ा देता हूँ, बट ये सब टॉपिक एनसीईआरटी में दिया और मैं भी इसका अच्छे से बनाकर भेजूँगा। तो इन सबको आप रख लीजिएगा प्रिंट आउट निकाल के, और हो सके तो पैरेलली कवर करके रेडी रहिएगा। ये सब ऐसा टॉपिक है जिसमें दिमाग कम लगाना है लेकिन मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ऑप्टिक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट तो हो गया
सर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और दूसरा पार्ट हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब सर ऑप्टिकली एक्टिव का में कितना पार्ट, तो ऑप्टिकली एक्टिव में अगर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से राइटवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर गया, डिविएट कर गया, इफ डिविएशन इज राइटवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, किसका, ऑर्डिनरी लाइट का या प्लेन पोलराइज लाइट का, देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। समझ गए स्टूडेंट? तब उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्मॉल डी से, नॉट कैपिटल डी, स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे, करेक्ट। और किसी भी लाइन से अगर एक डायरेक्शन का एंगल को पॉजिटिव साइन देते हैं तो दूसरे डायरेक्शन के एंगल को क्या साइन देते हैं हम लोग, निगेटिव। तो आज के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में डेक्स्ट्रोरोटेटरी का एंगल का साइन प्लस दिया जाएगा। इसका मतलब कहीं भी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर मैं +10 डिग्री लिखता हूँ, +10 डिग्री, इसका मतलब वो लेबोरोटेटरी है या डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, करेक्ट। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए कौन सा साइन दिया गया है, एंगल के लिए प्लस साइन, राइट। लेकिन अगर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्या इसको लैंग्वेज आप लोग बना लेंगे, इफ डायरेक्शन लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है, इफ डायरेक्शन, इफ डिविएशन इज लेफ्टवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड लेबोरोटेटरी, ठीक है ना। इसको किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एल से। इसका एंगल का साइन क्या देंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, राइटवर्ड का पॉजिटिव दे रहे हैं तो एक कन्वेंशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेफ्टवर्ड को निगेटिव देंगे। और कैपिटल एल से इंडिकेट करेंगे या डिविएशन लेबोरोटेटरी ऑलवेज स्मॉल एल से, ऑलवेज स्मॉल एल से, ठीक है। चलिए, तो इतना तो समझ में आया ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको कहाँ से गुजारते हैं, कहाँ से पास करते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब से। और पोलरीमीटर ट्यूब से बिफोर पासिंग, आफ्टर पासिंग अगर डिविएशन नहीं दिखता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, मतलब उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर डिविएशन दिखता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली अगर एक्टिव है उसमें रखा हुआ कंपाउंड, तो दो ही बात हो सकता है, या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहेगा और नहीं तो लेबोरोटेटरी रहेगा, राइट। चलिए, यहाँ तक हो गया, इसको हटाएं। अब यहाँ देखिए, जब मान लेते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं 15 डिग्री से, मैं ऐसे जा रहा था, ठीक है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब 15 डिग्री से मैं राइटवर्ड की तरफ मुड़ गया और कुछ टाइम के बाद अगेन 50 डिग्री से मैं लेफ्टवर्ड ऐसे जा रहा था, मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, मैंने इधर मुड़ गया, अब मेरा ऐसे हो गया
जाने का डायरेक्शन। अब फिर इस डायरेक्शन से मैं अगेन 15 डिग्री लेफ्टवर्ड की तरफ, अभी मैं राइटवर्ड की तरफ, फिर मैं 15 डिग्री लेफ्टवर्ड की तरफ मुड़ गया, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा? नहीं लगता कि सर ओरिजिनल के साथ मैच कर जाएगा? इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि पोलरिमीटेड ट्यूब के अंदर आपका प्लेन पोलराइज लाइट, समटाइम्स हो सकता है कि इस ट्यूब के अंदर ऐसा हो कि इसका डिविएशन दिख रहा हो, ये लेफ्टवर्ड भी हो रहा है, राइटवर्ड भी हो रहा है, बट जब पास कर रहा है तो ओवरऑल डिविएशन आपको नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर, इसका मतलब एक ये हो सकता है कि यहाँ पे डिविएशन दिखा, मतलब ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट? और इसके अंदर का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जितना भी डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है इसमें उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन पूरा मिक्सचर इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड हो सकता है कि +15 डिग्री हो और कोई -15 डिग्री कर रहा हो, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। मतलब इंडिविजुअल कंपाउंड तो एक्टिव है, बट मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इनएक्टिव है, राइट? इसका मतलब ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा कि हो सकता है कि इसका 10, इसमें टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हो और 50 मॉलिक्यूल्स राइटवर्ड कर रहा हो और 50 मॉलिक्यूल्स लेफ्टवर्ड कर रहा हो, और हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, एक 50 मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो वाला हो और 50 मॉलिक्यूल्स लेवो वाला हो, और दोनों का इफेक्ट, इम्पैक्ट, रोटेट करने का मैग्नीट्यूड बाई सेम हो, तो हर मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो वाला लेवो वाला को कैंसिल कर रहा हो। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज एक्टिव बट ओवरऑल मिक्सचर इज इनएक्टिव। इज इट राइट? तो आगे चलकर इसी टाइप के कंपाउंड को मैं ऑप्टिकल आइसोटोप में रेसिमिक मिक्सचर का नाम दे दूंगा, ठीक है? मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये रहता है कि उसमें इंडिविजुअल कंपाउंड तो एक्टिव होता है बट ओवरऑल मिक्सचर इनएक्टिव रहता है। समझे? देखिए, sometimes individual molecules are optically active. Sometimes individual molecules are optically active but overall mixture is inactive. लिख लीजिए, sometimes individual molecules are optically active but overall mixture is inactive. हाँ, पोलरीमीटर ट्यूब बस ग्लास का एक ट्यूब बना रहता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, और उसमें बस कंपाउंड को डाल देते हैं और कुछ नहीं होता है, और वहाँ से लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को भेजते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ उसमें कुछ इक्विपमेंट्स रहता है, नॉट लाइक दैट, ठीक है? अब उसी का, बिकॉज प्लेन पोलराइज लाइट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से उसका नाम, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आया हुआ है, तो उस वजह से उसका नाम हम लोग बोल रहे हैं पोलरीमीटर ट्यूब, ठीक है? अदरवाइज उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। चलिए, अब हेडिंग लिखिएगा।
कायरल सेंटर, इसी का दूसरा नाम है कायरल कार्बन, इसी का तीसरा नाम है एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहाँ देखिए, मैं कायरल मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा हूँ, मैं कायरल सेंटर बोल रहा हूँ, मतलब कायरल कार्बन बोल रहा हूँ। एसिमेट्रिक, ए और सिमेट्रिक को एक साथ लिखिएगा, नहीं तो मीनिंग जस्ट उल्टा हो जाएगा। और उसमें पॉइंट बनाइए। द कार्बन एटम, इफ एनी कार्बन एटम having 4 different group, if any carbon atom having 4 different group, if any carbon atom having 4 different group or atom, then it is called chiral carbon, then it is called chiral carbon और कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन। इसका मतलब कोई भी कार्बन के पास अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है, लाइक ए बी एम एन, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है तो आज के बाद उस कार्बन का नाम रहता है कायरल सेंटर। सो सी स्टार से इंडिकेट करते हैं, करेक्ट ना। अब चीज़ों को समझिए, तो कोई भी कार्बन के पास अगर 4 ग्रुप रहेगा तो मिनिमम 4 सिग्मा बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, राइट। और अगर किसी को सबके साथ एक सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। इसका मतलब एक और पॉइंट बन गया, इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, in terms of hybridization only sp3 कार्बन मस्ट नहीं बोल रहे हैं, कैन बी कायरल कार्बन। कैन बी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि sp3 हो लेकिन 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं हो। तो इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडेशन ओनली sp3 कार्बन कैन बी कायरल कार्बन, ठीक है ना। नॉट sp2 एंड sp, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैं कंपाउंड दिखाया आपको, इसमें कोई भी ऐसा कार्बन है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है? क्या इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है? 3 हाइड्रोजन है और बाकी इधर का एक ग्रुप है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं हुआ। क्या इसके पास, आपके पास, इस कार्बन के पास क्या 4 डिफरेंट ग्रुप है? क्या इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है? नहीं है। इसका मतलब इस कंपाउंड में कायरल कार्बन कितना है सर? 0 है, राइट। समझिएगा, यहाँ पे CIP रूल पढ़ाए थे ना, सीक्वेंस रूल, मैक्सिमम यूज यहाँ पे होगा। देखिए, तो इस पूरे कंपाउंड में वैसा कोई कार्बन है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप नज़र आता है? किसके पास? यस, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है। कौन कौन सा 4 डिफरेंट ग्रुप का नाम बता सकते हैं सर? एक तो क्लोरीन है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन रहेगा, राइट, और एक पूरा को एक ग्रुप में काउंट करेंगे, इथाइल रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब इस कंपाउंड में हाउ मेनी कायरल कार्बन? सर कायरल कार्बन इक्वल टू 1, इज इट राइट? दिखा दीजिए। सब लोग को समझ में आया एवरीवन? ऑप्टिकल आइसोटोप ध्यान से सीखिएगा, नहीं तो रिएक्शन में कहीं और रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब इंट्रेंस लेवल के लिए, बोर्ड लेवल के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इंट्रेंस लेवल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने में दिक्कत हो जाएगा।
इसमें कितना कायरल कार्बन है? हाउ मेनी कायरल कार्बन? सर एक तो ए है और एक ए है, राइट? तो सी स्टार इक्वल टू 2, राइट? अच्छा बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे इस कार्बन पे जो 4 डिफरेंट ग्रुप है वही 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे है या डिफरेंट है? तो सर ऑब्वियसली डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरीन है बट यहाँ पे तो ब्रोमीन है, करेक्ट? तो इसका मतलब इन दोनों कायरल कार्बन को सिमिलर कायरल सेंटर बोलेंगे या डी सिमिलर कायरल सेंटर? डी सिमिलर कायरल सेंटर। यहां पे हाउ मेनी कायरल कार्बन? दो है। तो इस कायरल कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है, जरा नाम बताएं। सर एक तो H है, एक OH है, एक CH3 है, बाकी इधर का पूरा इसके लिए, करेक्ट? इस पे कौन कौन सा ग्रुप है? अरे इधर का पूरा का नाम जीवन देते हैं, इस पूरे सर्किल का नाम जीवन। तो इस पे सर OH है, H है, CH3 है, और इस कार्बन के लिए ये सर्किल, इस कार्बन के लिए ये सर्किल भी एक ग्रुप का काम करेगा, बट वो भी लुक्स लाइक जीवन, राइट? इसका मतलब है कि ये दोनों कायरल कार्बन डी सिमिलर कायरल कार्बन हुआ या सिमिलर कायरल कार्बन हुआ? इसका मतलब सिमिलर और डी सिमिलर का मतलब समझ में आ गया? सिमिलर कायरल सेंटर का मतलब डिफिनेशन अगर आपको लिखना रहेगा तो क्या बोलिएगा? वैसा दो कायरल कार्बन जिसपे किसी दोनों पे जो 4 ग्रुप है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है, राइट? यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ग्रुप है वही 4 डिफरेंट ग्रुप अगर यहाँ पर नजर आ रहा है तो दोनों कायरल कार्बन को आज के बाद सिमिलर कायरल कार्बन बोलेंगे, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम? तो आप सिमिलर कायरल कार्बन और डी सिमिलर कायरल कार्बन पहचान पाएंगे? ठीक है। इस कंपाउंड में हाउ मेनी कायरल सेंटर? कितना कायरल सेंटर है? चेक कर लीजिए। क्या इसको कायरल कार्बन बोलेंगे? सर यहाँ पे 2H है, हो ही नहीं सकता, राइट? यहाँ पे 2H है तो यहाँ पे भी 2H है, यहाँ भी 2H है, तो या तो इस कार्बन के बारे में सोचेंगे, नहीं तो इस कार्बन के बारे में सोचेंगे, राइट? बट यहाँ पे 4 ग्रुप पे HCl और इधर का तो एक कार्बन और एक कार्बन मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग टाइप ऑफ कार्बन पढ़ा चुके हैं। क्या इस तरफ का ग्रुप और इस तरफ का डिफरेंट ग्रुप है या सिमिलर ही, सेम ही है? सर CH2, तो इधर भी CH2 है भाई, अगेन CH2, इधर भी CH2 है, फिर कॉमन पॉइंट पे आ गए। मतलब यहाँ पे 4 डिफरेंट, यहाँ पे 4 ग्रुप तो है, बट इस तरफ और इस तरफ का सराउंडिंग कनेक्टिविटी ग्रुप अगर बोलते हैं CH2 वाला और CH2 सर सेम नजर आ गया, दैट्स वाई एक कायरल कार्बन नहीं रहेगा, राइट? तो सेम फॉर दिस वन, तो इस कंपाउंड में कायरल कार्बन कितना है? 0 है, ठीक है?
इसमें कायरल सेंटर है स्टूडेंट, देखिए तो देखिए एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, बट इधर का जो कार्बन है वो ऐसा कार्बन जिसके पास ब्रोमीन है, बट इधर का कार्बन वैसा कार्बन जिसके पास ब्रोमीन नहीं है और CH2 है, राइट। मतलब इधर का इस तरफ का पूरा और इस तरफ का पूरा इस कार्बन के 2 डिफरेंट ग्रुप काउंट होगा, एग्री है। वहाँ पे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया, इससे नहीं हो पाया, राइट। बट यहाँ पे क्या ऐसा हो पाएगा? तो इस कार्बन को अगर आप कंसीडर करते हैं तो क्या इससे 4 डिफरेंट ग्रुप नज़र आ रहा है? कौन कौन सा? Cl, सब लोग से पूछ रहे हैं स्टूडेंट, प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, अदरवाइज क्लास को ड्रॉप कर देता हूँ, स्टॉप कर देते हैं। क्या 2 ही 3 स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं? अगर आप इस बात को नहीं समझ पाइएगा तो आगे क्लास में कैसे समझाऊंगा आपको? इस कार्बन से कितना क्या 4 ग्रुप आपको विजुलाइज हो पा रहा है? अगर सब लोग यस बोल देंगे तो आगे बढ़ूंगा। कौन कौन सा 4 ग्रुप? तो बोलना पड़ेगा ना भाई, बोलते ही नहीं है। कौन कौन सा ग्रुप बोलिए इस कार्बन के लिए? सब लोग बोलेंगे, मेरा केयर मत कीजिए कि सर को एक ही बार सब लोग बोलेंगे तो क्या होगा। कौन कौन सा 4 ग्रुप रहेगा? HCl और इस तरफ का CH2 और इधर का एक कार्बन, राइट। और क्या ये भी कायरल कार्बन होगा? यस। कैसे? BRH, इधर का CH2 बट इधर तो CH है, राइट। या वैसा कार्बन जिसके पास क्लोरीन है, इसका मतलब यहां पे कायरल कार्बन भी 2 होगा, लेकिन दोनों सिमिलर या डिसिमिलर? क्या लिखें? डिसिमिलर। सर ये तो सामने दिख रहा है, सिमिलर होने के लिए वही 4 ग्रुप दूसरे पर रहना चाहिए, बट यहाँ पे तो Br है, यहाँ पे Cl है, राइट। इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन सर्च कीजिए, हाउ मेनी कायरल कार्बन। क्या कायरल कार्बन इसमें है? देखिए तो वे सर है नहीं, H और H यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट में। क्या इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है? सर है, CH3H CH2 और इधर का CH, राइट। और यहाँ भी CH3H, इधर का CH2 इधर का CH। बट जो C स्टार इक्वल टू, ये भी कायरल कार्बन ये भी कायरल कार्बन, तो C स्टार इक्वल टू, बट ये दोनों डिसिमिलर है या सिमिलर है? जरा केयर कीजिए तो। सर वही 4 ग्रुप जो इस पे है वही 4 ग्रुप यहाँ भी है, राइट। बोथ आर सिमिलर कायरल सेंटर, इज इट राइट? इसका मतलब एटलीस्ट अब आप ये तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कायरल सेंटर कैसे पहचानेंगे। और 2 कायरल कार्बन का बात कर रहे हैं सर, तो दोनों सिमिलर है या डिसिमिलर है? ठीक है। चलिए स्टूडेंट, देखिए जैसे कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप रहता है और कायरल कार्बन रहता है, वैसे ही थोड़ा सा हम लोग को सिलेबस में अबाउट नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन भी कायरल नाइट्रोजन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, क्या इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp3 है?
और इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है सर, है CH3H और इथाइल, और बताए थे ना लोन पेयर ऑल्सो भी हैव लाइक ए ग्रुप, करेक्ट। इसका मतलब इस दिस नाइट्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, कायरल नाइट्रोजन, करेक्ट ना। मतलब N स्टार, मतलब कायरल सेंटर सिर्फ कार्बन हो सकता है या नाइट्रोजन भी हो सकता है, सर नाइट्रोजन भी हो सकता है, राइट। इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर के। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसके पास सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, बट 6 का 6 बॉन्ड बना चुका है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया, तो sp3, मतलब sp3 सल्फर है। क्या इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो CH3 है, मिथाइल है, इथाइल है, और ये है O16 और ये है O18। तो CIP रूल में आइसोटोप को हम लोग सेम ग्रुप मानते थे या डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप मानते थे, राइट। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को सेम ग्रुप ट्रीट किए थे या डिफरेंट ग्रुप, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा दिए थे, राइट। तो ये है O16 और ये है O18, बोथ आर डिफरेंट ग्रुप, तो ये सल्फर कायरल सल्फर है, करेक्ट। मतलब सर कायरल सेंटर कार्बन तो होगा ही जो कि मेरे मेन सिलेबस में है, बट नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है, इज इट राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इक्वल टू व्हाट, कायरल कार्बन, वेरी गुड, दिस वन ना, CH3H। अब इस तरफ का ग्रुप और इस तरफ का ग्रुप सेम ग्रुप को ट्रीट करेंगे या डिफरेंट जैसा, तो सर ये तो CH2 है, बट ये CH डबल बॉन्डेड कार्बन है, राइट। तो इधर का टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाए थे ना नोमेनक्लेचर में, तो इस तरफ का ग्रुप, इस एक कार्बन सेम टाइप ऑफ कार्बन या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन हो गया, सर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन हो गया, दैट्स वाई ये डिफरेंट ग्रुप का काम करेगा, दैट्स वाई एक दिस कार्बन बिकम्स कायरल कार्बन, इज इट राइट। अब लिखिए presentation of configuration of chiral center, presentation of configuration कायरल सेंटर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें किसी भी कायरल सेंटर को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन क्या है, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, 3 प्रेजेंटेशन को डेवलप किया गया, जिसमें एक को हम लोग पहले से थोड़ा जानते हैं। वन ऑफ द प्रेजेंटेशन का नाम है वेज प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपको हाफ में थोड़ा सा आइडिया दिया होगा, राइट। दूसरे प्रेजेंटेशन का नाम है फिशर प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड प्रेजेंटेशन का नाम है सोहर्स प्रेजेंटेशन।
तो देखिए बेस प्रेजेंटेशन में क्या करना है, बेस प्रेजेंटेशन में आप लोग ऐसे थोड़ा बहुत जानते भी हैं, हाउ मेनी कायरल कार्बन इस कंपाउंड में, 1। तो स्टूडेंट जो भी कायरल कार्बन रहेगा तो बेस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते थे, जनरली हम लोग बेस प्रेजेंटेशन sp3 कार्बन के लिए सीखे थे, बट वहाँ पे मैं इस बात को थोड़ा हाइड करके रखा था कि आगे चलकर फिर एक कायरल सेंटर के लिए भी मैं बोला था कि ये आपको यूज होगा, राइट। तो जिस कायरल सेंटर को बेस प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है उससे अटैच उस कायरल कार्बन से 4 बॉन्ड रहेगा, उससे अटैच 2 बॉन्ड को अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में इमेजिन करते हैं, करेक्ट। तो बाकी 2 बॉन्ड को कैसे इमेजिन कर सकते थे, बाकी 2 बॉन्ड को एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, करेक्ट ना। अब उसमें किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहेगा, सर ये जो डॉटेड आप देते हैं वो तो ऑलवेज ऊपर की तरफ ऊपर दिखाते हैं, क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि कोई फ़र्क पड़ेगा आपके सोचने पे। मान लेते हैं कि ये डॉटेड का मतलब क्या था सर, बिलो, राइट। तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड में ऊपर भी ड्रॉ किया, बट आपको तो व्हाइट बोर्ड के अंदर इसको सोचिएगा, राइट। इसको क्या सोचिएगा, व्हाइट बोर्ड के अंदर है व्हाइट बोर्ड के बाहर, ऊपर। यहाँ पे अगर डॉटेड को मैं नीचे ही लिख दिया, यहाँ पे ऊपर ने लेकर नीचे लिखा, तब भी डॉटेड को, इस डॉटेड वाले को आप यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा उसको व्हाइट बोर्ड के प्लेन के रेस्पेक्ट में कहाँ सोचेंगे, ऊपर या नीचे। डॉटेड का मतलब नीचे, इस बोल्ड वाले को सर ऊपर, राइट। तो ए रहेगा बिलो और ए रहेगा एबव, करेक्ट ना। तो स्टूडेंट बेस प्रेजेंटेशन में क्या करना है, बेस प्रेजेंटेशन में करना है कि जिस कायरल कार्बन को बेस प्रेजेंटेशन में दिखाना है उससे अटैच 2 बॉन्ड को किसी पार्टिकुलर प्लेन में रखना है। मान लीजिए कैटलिस्ट का व्हाइट बोर्ड का प्लेन, तो उस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में बाकी 2 बॉन्ड, 2 ग्रुप बिल्कुल सिमेट्रिकली बिलो जाएगा और सिमेट्रिकली एबव जाएगा। तो सर व्हाट द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकली बिलो एंड सिमेट्रिकली एबव। सिमेट्रिकली बिलो और सिमेट्रिकली एबव का मतलब हुआ, एबव और बिलो का मतलब क्या, ऐसे जस्ट व्हाइट बोर्ड परपेंडिकुलर। तो सर परपेंडिकुलर तो करेंगे ही नहीं तो 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। एंगल तो 90 डिग्री नजर आएगा, करेक्ट ना। सिमेट्रिकली का मतलब जस्ट लाइक दिस, नॉट 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट बनाना है, करेक्ट। ऐसे रहेगा और दूसरा सिमेट्रिकली बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा सर, इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। बट व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में ये व्हाइट बोर्ड से इस रहेगा 109 का आधा कितना मोटामोटी 54 डिग्री 44 मिनट। तो ये व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में 54 डिग्री अंदर रहेगा यहाँ का ग्रुप, और व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में 54 डिग्री ऊपर रहेगा, इज इट राइट। ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिकली, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक ऐसे, समझ गए ना। ऐसे रहेगा, ए अंदर और ए बाहर। आए दोनों कहाँ रहेगा सर, ए दोनों तो व्हाइट बोर्ड में रहेगा, करेक्ट ना। एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा व्हाइट बोर्ड में और एक ऐसे रहेगा, मतलब बिल्कुल टेट्राहेड्रल ही फॉर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आप अब यहाँ पे तो ए तो रिप्रेजेंट करना है, बट अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे कायरल सेंटर का जो हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे इसमें किसको कहाँ पे बैठाएंगे। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में रहेगा कि सिर्फ बेस प्रेजेंटेशन में कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, जस्ट लाइक उस एग्जांपल का बात अगर करते हैं, और जब तक कुछ कंडीशन मेंशन नहीं किया हुआ है और सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए बोला हुआ है, तब आपकी मर्जी है, किसी को कहीं बैठा दीजिए, जस्ट लाइक दिस, बिना कोई प्लानिंग का, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे मैं 4 ग्रुप था ना, कौन सा ग्रुप,
HCl मिथाइल एंड C2H5। इस 4 ग्रुप के लिए मैंने कोई प्लानिंग किया या रैंडम बैठा दिया? ये मेरा कायरल कार्बन है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कायरल सेंटर, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कायरल सेंटर इन वेज प्रेजेंटेशन। इज इट करेक्ट? सबको समझ में आ गया एवरीवन? चलिए इसको हटाएं। फिशर प्रेजेंटेशन। तो देखिए स्टूडेंट, फिशर प्रेजेंटेशन को मैं लैंग्वेज दे दूंगा। फिशर प्रेजेंटेशन में हम लोग प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिशर का प्रेजेंटेशन था, इनका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू था कि प्लस साइन से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पे एक सेंटर में कायरल कार्बन रहेगा, मतलब इन दोनों लाइन का एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। फिशर प्रेजेंटेशन में ऐसे होगा ABMN, करेक्ट ना? और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। यहाँ देखिए, देखते हो प्लस का साइन नजर आ रहा है? ओके, इस प्लस के साइन में अगर हॉरिजॉन्टल वाले 2 ग्रुप को अगर मैंने ऊपर उठा दिया, सिर्फ मैं कार्बन को पकड़ के रखा और हॉरिजॉन्टल वाले 2 ग्रुप को और ऊपर की तरफ, और वर्टिकल वाले 2 ग्रुप को अगर नीचे की तरफ कर दिया, हॉरिजॉन्टल वाले 2 ग्रुप को ऊपर की तरफ और वर्टिकल वाले 2 ग्रुप को अगर नीचे की तरफ कर देता हूँ, ऐसे सोचिए कि पहले आप प्लस कोई लोहे का बहुत सॉफ्ट जो वायर होता है ना, उसका प्लस का साइन बनाकर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से कर दिए कि हॉरिजॉन्टल वाले को थोड़ा ऊपर और वर्टिकल को नीचे, देखिए तो नहीं लग रहा है लुक्स लाइक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल बन जाएगा, राइट? तो सर इतना करने का रिक्वायरमेंट क्या है? तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी मर्जी है किसी चीज़ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, राय, अपना अपना राय, पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं मार्कर को ऐसे देख रहा हूँ, मुझे लेंथ दिख रहा है, मार्कर को ऐसे देखना स्टार्ट करूँगा तो लेंथ दिखेगा या सिर्फ इसका डिस्क जैसा एक फ्रंट फेस दिखेगा? डिस्क दिखेगा। तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, राइट? बट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने का नज़रिया डिफरेंट होने से मार्कर तो चेंज नहीं होगा, मार्कर तो मार्कर ही रहा, राइट? तो एक्चुअल में बेज का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? बेज का कायरल सेंटर को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो कायरल सेंटर और उससे अटैच 2 ग्रुप को किसी एक प्लेन में देख रहे थे, अब बाकी 2 ग्रुप को बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन। फिशर का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो सिर्फ कायरल कार्बन को व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रखे, कायरल कार्बन को व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, और वर्टिकल वाले ग्रुप को बिलो द प्लेन मान रहे हैं, मतलब उसको अंदर की तरफ, राइट? मतलब ए और बी कहाँ रहेगा? बिलो, करेक्ट ना? और हॉरिजॉन्टल पे जो रहेगा वो एभव रहेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कि फिशर प्रेजेंटेशन में जो वर्टिकल लाइन पे रहता है वो उस कायरल सेंटर के प्लेन के रेस्पेक्ट में ऊपर रहता है या नीचे रहता है? तो नीचे रहता है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है वो कहाँ रहता है? ऊपर। ए मतलब कि एम और एन ऊपर ले आए और ए और बी को नीचे ढकेल पुश कर दिए, समझे? लेकिन आप तो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि बार बार आप ऐसे दिखाइए।
प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे सिंपली आपको ऐसे दिखाना है, बस प्लस का साइन ABMN, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पे क्या रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा। दिस इज द कन्वेंशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, करेक्ट। बट उसमें उसके डेप्थ में अगर कोई पूछेगा कि AB का कहाँ पे है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, तब बोलना है कि फिजर प्रेजेंटेशन में इस कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो वर्टिकल लाइन पे रहता है वो कायरल कार्बन के प्लेन के रिस्पेक्ट में, जिस प्लेन में कायरल कार्बन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ रहता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है, राइट। सब कुछ क्लियर हो गया। तो एक लाइन लिखेंगे कंक्लूजन में, इन फिशर प्रेजेंटेशन it is represented by plus sign, and chiral carbon is at the center of, plus sign. In Fisher presentation, group present on vertical line, is below and group present on horizontal line is above, with respect to the plane in which chiral carbon present, ठीक है ना एवरीवन। चलिए अब यहां देखिए, मान लेते हैं मेरा एक कायरल कार्बन है और इसको फिशर प्रेजेंटेशन में दिखाना है, तो आप एक प्लस का साइन बनाइएगा, राइट। और यहाँ पे 4 जगह हुआ, तो इसमें अगर आपको इसको फिशर प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है और कुछ भी नहीं कंडीशन मेंशन है, बस रिप्रेजेंट करना है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन बस इस 4 ग्रुप कौन है, HCl, मिथाइल और इथाइल, किसी को कहीं बैठा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। जब कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ तो बस आपको 4 ग्रुप यहाँ से बैठाना है, करेक्ट ना। देखिए 2 साल पहले बोर्ड में यही क्वेश्चन आ गया था 1 मार्क्स में, इसमें हाउ मेनी कायरल कार्बन, क्या निकाल पाते हैं आप लोग, कितना, 1। बहुत डिफिकल्ट है ये तो, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग ही कर रहे हैं ऑप्टिकल लाइन का, राइट। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको फिशर प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना रहेगा, तब यहाँ पे तो यहाँ देखिए जो मैं रेगुलर बैच में जब बोलता था तो स्टूडेंट को कि आप इसको प्रेजेंट कीजिए, 2 कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर को, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे दिखाते थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। मतलब इसमें इस बात के लिए नहीं कि H और Br को कहाँ पे रखें, राइट या लेफ्ट या ऊपर नीचे, इसे में नहीं, लेकिन मतलब ऐसे। बट एक्चुअल में जब तक आपको नहीं बोला गया है तो आपने ठीक किया, 2 प्लस का साइन बना लिया, राइट,
करेक्ट ना। यहाँ भी 2 प्लस का साइन, इस कार्यल के लिए एक प्लस है, इस कार्यल के लिए भी एक प्लस, बट एक्चुअल में ए रॉन्ग प्रेजेंटेशन है, ए राइट प्रेजेंटेशन है। सर ऐसा क्यों? तो आज के बाद फिशर प्रेजेंटेशन में अगर कायरल सेंटर एक से ज़्यादा रहेगा तो वर्टिकल लाइन ऑलवेज 1 ड्रॉ करना है, और जितना कायरल सेंटर रहेगा उतना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, करेक्ट ना। लिखिए एक लाइन नोट करके, इन फिशर प्रेजेंटेशन, vertical line is always 1, vertical line is always 1, and number of horizontal line equal to number of chiral center, and number of horizontal line equal to number of chiral center, ठीक है ना। इसका मतलब कौन सा प्रेजेंटेशन सही है? ए प्रेजेंटेशन सही है, राइट। यहाँ पे कायरल, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर 2 था तो हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब वर्टिकल लाइन ऑलवेज कितना रहेगा? 1 रहेगा, करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर इसको प्रेजेंट करना रहेगा, क्या प्रेजेंट कर पाएंगे? सर 2 कायरल सेंटर है, कितना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें फिशर प्रेजेंटेशन के लिए? सर 1 वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल कितना? 2। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि सर इस कायरल को ऊपर में रखें या इस कायरल को ऊपर में रखें, वो आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ बोला प्रेजेंट कर दीजिए, दिखा दीजिए, राइट। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मान लेते हैं कि इसको मैं ऊपर में रखता हूँ, तब इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं कि वो एज कहाँ रखें, प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ बोले हैं, बस बैठा देना है। तो ए इसका कौन सा प्रेजेंटेशन हुआ? ए इसका फिशर प्रेजेंटेशन हुआ, करेक्ट ना। तो क्या एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर को अगर आप फिशर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर पाएंगे? हाँ, आपने जो बोला कि 4 ग्रुप को कहीं भी रख सकते हैं फिशर प्रेजेंटेशन में, हाँ, तो मतलब किसके अपोजिट में कौन सा है वो भी नहीं दिखता है। बिल्कुल नहीं देखना है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसका रिक्वायरमेंट होगा। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस में, सिस बोलने के लिए बस सिमिलर ग्रुप सेम साइड होना चाहिए, बट वो सेम साइड या तो दोनों नीचे हो जाए या दोनों ऊपर हो जाए, कोई फ़र्क पड़ता था सिस बोलने में? वही बात है। तो अभी के लिए बस जानिए कि हाँ इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। हाउ मेनी कायरल कार्बन? सर 3 कायरल कार्बन, राइट। तो वर्टिकल लाइन तो 1 रहे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, Cl CH3H OH H Br H CH3, क्या तीनों सेंटर हो गया? C6H12O6 ये क्या होता है? देखिए अभी नहीं पढ़ा है बायोमोलिकुल्स, तब तक माफ है बट इसमें बहुत सारा कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड में कितना कार्बन देखिए तो? 6 कार्बन। तो देखिए तो इस कंपाउंड का इसके साथ इसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करता है?
मैच करता है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, इज इट राइट? आगे चलकर जब बायोमोलिकुल्स पढ़ाएंगे तो बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट होने का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है। सबको हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है और एक्चुअली जो दिखाए हैं उसका नाम है एल्डोहेक्सोज। ओज, कार्बोहाइड्रेट के नाम जितना भी नाम लीजिएगा उसके लास्ट में ओज आता है, तो इसका नाम है एल्डोहेक्सोज। समझे स्टूडेंट? तो एक्चुअली इसका जब नेमिंग कीजिएगा तो नंबरिंग यहाँ इसमें सबसे प्रायोरिटी का ग्रुप तो अल्डिहाइड रहेगा, तो नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, राइट? इसमें हाउ मेनी कायरल सेंटर इस कंपाउंड में? हाउ मेनी कायरल सेंटर? ए तो कायरल रहेगा नहीं क्योंकि sp2 है। ए कायरल रहेगा, राइट? ए भी कायरल रहेगा, ए भी कायरल रहेगा, आप मिला के देख लीजिएगा। ए भी, ए कायरल नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर पढ़ाएंगे स्टूडेंट। कार्बोहाइड्रेट में या अल्डिहाइड और नहीं तो कीटो ग्रुप रहता ही रहता है, और नहीं भी रहता तो उसमें वाटर डालने पर अल्डिहाइड कीटो नज़र आ जाता है। सुक्रोज में अल्डिहाइड कीटो ग्रुप नज़र नहीं आता है, बट उसमें वाटर जैसे ही डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर जाता है। तो अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड और कीटोन नज़र आएगा ही, तो उसका फिशर प्रेजेंटेशन के लिए कन्वेंशन है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप को सबसे ऊपर में रखेंगे, ऐसे करके दिखाते हैं। एक कन्वेंशन है कार्बोहाइड्रेट के लिए, किसके लिए? तो अल्डिहाइडिक ग्रुप को ऊपर रख दिए और कायरल कार्बन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, तो 4 कायरल सेंटर है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। बाकी आपकी मर्जी है OH H को किधर रखते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? जैसे मैं रैंडम रख रहा हूँ, कुछ सोच कर नहीं रख रहा हूँ। बस इसमें एक ही बात याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप मिलेगा, कीटो ग्रुप मिलेगा, उसको फिशर प्रेजेंटेशन में ऊपर दिखाते हैं, ठीक है? और इसको फर्स्ट कार्बन बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन ड्यू टू नंबरिंग, जो नॉमेनक्लेचर में हम लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग तो यहाँ से ही करेंगे, ठीक है? चलिए, तो एक कायरल कार्बन ए है, 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 दिखा दीजिएगा। अब लिखिए सॉहर्स प्रेजेंटेशन, लिखिए दिस प्रेजेंटेशन applicable only when, this presentation applicable only when, this presentation applicable only when compound have at least 2 chiral center, compound have at least 2 chiral center, compound have at least 2 chiral center। देखिए स्टूडेंट,
इस टाइप का शेप देखें आप, गुलेल देख का नाम सुने हैं, गुलेल नाम सुने हैं? यस सर। यस, या कह सकते हैं सर इट इज़ कैपिटल वाई, राइट? इट इज़ यस कैपिटल वाई। और इसी के एवरीवन देख पा रहे हैं मैं क्या ऐसे बता रहा हूँ? यस सर। ओके, अब बिल्कुल इस थोड़ा सा एक्टिव रहिए भाई, बिल्कुल नीरस जैसा रिप्लाई करते हैं, ऐसा लगता है बस क्लास में ज्वाइन कर लेना है, नॉट लाइक दैट। अब बिल्कुल इसी के जैसा एक शेप अगर आगे रख दें, बिल्कुल डिट्टो सिमेट्रिकल ऐसा शेप आगे, और तो नहीं लगता कि इसके सामने वो रहेगा तो इससे इस पीछे वाला इससे हाइड हो जाएगा। अगर पैरेलल कर देंगे तो ए वाला इससे हाइड हो जाएगा, ए इसके ए वाला शेप आगे, ए पीछे आगे वाला इससे हाइड हो जाएगा। ऐसे में देखूंगा तो इसी को आगे चलकर कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में इक्लिप्स फॉर्म बोल देंगे, ठीक है? यस सर। ओके, तो एक्चुअली सॉहर्स प्रेजेंटेशन के लिए पहला कंडीशन तो यह है कि मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 कायरल सेंटर होना पड़ेगा, मिनिमम मॉलिक्यूल हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन, राइट? और उसको प्रेजेंट देखिए यहाँ पे, मतलब एक कायरल कार्बन रहेगा तो सॉहर्स प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। और उन दोनों कायरल कार्बन के लिए 2 कैपिटल वाई बनाना है आपको। और यहाँ पे जो रहेगा वही मेरा कायरल कार्बन रहेगा। तो अगर इसको अगर ऐसे यहाँ से अगर ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट, और ऐसे देख रहे हैं तो नहीं था कि इसके पैरेलल ए रहेगा, इसके पैरेलल ए रहेगा और इसके पैरेलल ए रहेगा, राइट? जस्ट एक ऐसा इस तरफ का बाई, एक बिल्कुल ऐसा बाई, आईसी के आगे एक ऐसा बाई, और मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो इसके पैरेलल एक बॉन्ड रहेगा, इसके पैरेलल एक बॉन्ड रहेगा, इसके पैरेलल एक बॉन्ड रहेगा। इज इट राइट? अब बैठाने के लिए रैंडमली कहीं भी बैठा दीजिए, बट ए और ए आपस में पैरेलल रहेगा, राइट? एक पूछा जाएगा, ए और ए आपस में पैरेलल रहेगा, और ए भी आपस में क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। दिखा दीजिए। तो सर इसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही एक तरीका रहेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि एक बाई सीधा और दूसरा बाई उल्टा, राइट? इसका मतलब है कि इस बाई से जस्ट उल्टा करेंगे तो ऐसा आपको फील नहीं होता कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल ही आ जाएगा? यस सर। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है Cl H CH3 Br रैंडम, ऐसे बैठा दीजिए CH3। तो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इसको उल्टा और इसको सीधा, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट। बस 2 कैपिटल वाई बनाना है, और 2 कैपिटल वाई को सजाने का तरीका अब आप बता सकते हैं कैसे रखिए। या तो दोनों को उल्टा कर दीजिए, नहीं तो दोनों को सीधा रखिए, नहीं तो एक को सीधा दूसरा को उल्टा, नहीं तो इसको उल्टा इसको सीधा, राइट? मतलब सॉहर्स प्रेजेंटेशन दिखाने का कितना तरीका? 4 तरीका हो सकता है। कौन कौन सा? या तो बोथ वाई आर इन्वर्टेड या इरेक्टेड, मतलब सीधा या उल्टा, सीधा, या तो दोनों वाई उल्टा, नहीं तो एक सीधा एक उल्टा, जस्ट उल्टा अपोजिट, और एक उल्टा एक दूसरा वाला सीधा, करेक्ट है? तो ये तो सबसे आसान प्रेजेंटेशन है, 2 ही तो वाई बनाना है, वो भी कैपिटल वाई, राइट? ऐसे। बट इसमें सीखने वाला बात यह है कि अगर दोनों वाई को सीधा रखते हैं तो ए उसमें तीनों बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल होता है। कब? ए और ए पैरेलल, ए और ए पैरेलल, और ए और ए पैरेलल। इज इट राइट? तो क्या एटलीस्ट कायरल सेंटर का प्रेजेंटेशन तो हम लोग कर पाएंगे? कौन कौन सा प्रेजेंटेशन?
वेज प्रेजेंटेशन, फिशर प्रेजेंटेशन एंड सोहर्स प्रेजेंटेशन। करेक्ट है एवरीवन? यस सर। चलिए, इसको हटाएं। यस सर। ठीक है। बहुत कम जगह पे मैं 7 स्टार दिया हूँ, एक जगह 7 स्टार दिए थे टाइप ऑफ कार्बन में, राइट? यस सर। और समझ में आ गया था कि पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टाइप ऑफ कार्बन पे ही डिपेंड करता था। तब हेडिंग है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और आरएस कॉन्फ़िगरेशन का इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता रहेगा तो अगला जितना भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्लास लूँगा वो किसी को समझ में नहीं आएगा। दूसरा बात, अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता रहेगा तो अगर आप नाम सुने भी होंगे बट उसको सही से विजुलाइज नहीं कर पाइएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल, या मेजोमर, डाइस्टेरियोमर, इनंसियोमर, या रेशमिक मिक्सचर, या कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ कंपाउंड। देख रहे हैं अभी आपको रिएक्शन में जब पढ़ा रहा हूँ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक करेगा इससे मैं बचते चल रहा हूँ, वजह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाए हुए हैं। जिस दिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगा उस दिन रिएक्शन का जितना भी बात करेंगे हर जगह पर आइसोमेरिज्म को लाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? यस सर। तो सर आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो सबसे पहले बताइए कि किस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किसी भी एक्टिव डबल बॉन्ड, किसी एक पार्टिकुलर एक्टिव डबल बॉन्ड के अबाउट क्या हो सकता था? सर दो ही सिचुएशन हो सकता था नेमिंग के अकॉर्डिंग, या तो सिस नहीं तो ट्रांस, करेक्ट? यस सर। आ नहीं तो ई नहीं तो जेड, कुछ तो नाम बोलते थे। किसी एक गिवन एक्टिव डबल बॉन्ड के अबाउट दो सिचुएशन, सिस नहीं तो ट्रांस, या ई नहीं तो जेड, इज इट राइट? यस सर। इन सिमिलर फैशन किसी भी कायरल कार्बन के अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एनालाइज करने के लिए उसका दो कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया, जैसे सिस ट्रांस या ई और जेड, वैसे ही कायरल कार्बन का, किसी भी कायरल कार्बन का ओरिएंटेशन अरेंजमेंट दो बनाया गया और उन दोनों के लिए एक नाम नेमिंग असाइन किया गया है कॉन्फ़िगरेशन का, और उसका वन ऑफ द सिचुएशन का नाम अगर आर रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, तो दूसरे सिचुएशन का नाम रहेगा एस कॉन्फ़िगरेशन। समझे? ये कुछ ऐसा इमेजिन आप करें कि मान लेते हैं कि मेरे पास 4 ग्रुप है, ए, बी, डी और एक ग्रुप है एम, ऐसे मान लीजिए। तो अभी आप एम के रेस्पेक्ट में ए, बी, डी तो नीचे है, राइट? ए, बी, डी और एम, अगर इसको हम लोग पुल करना स्टार्ट करें तो जैसे जैसे इसको पुल करेंगे ए, बी, डी तो ऊपर जाएगा, राइट? अगर पुल करना स्टार्ट किए तो सर जैसे जैसे इसको पुल कीजिएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जिस टाइम पे ए स्मॉलर लोब और बिगर लोब इक्वल हो जाएगा, और स्मॉलर लोब और बिगर लोब इक्वल हो गया, और जब स्मॉलर लोब बिगर लोब इक्वल हो जाएगा वो प्योर हो जाएगा। और फिर से उसको और नीचे पुल कीजिए, तो नीचे पुल करके इस वाले को बड़ा कर दीजिए और ऊपर वाले को छोटा कर दीजिए, तो सर ए, बी, डी को ऊपर जाना पड़ेगा, जस्ट उल्टा, राइट? ए, बी, डी, और ए सिचुएशन बन जाएगा जस्ट लाइक दिस।
ये क्या है सर? इट इज़ काइंड ऑफ अम्ब्रेला, राइट? ऐसा भी तो कभी हो जाता है बारिश तूफान में, देखें उल्टा, इन्वर्सन ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इफेक्ट। ये हम लोग सिलेबस में पढ़ना है, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक्चुअल में होता यही है। समटाइम्स अगर एक इस कायरल कार्बन का एक इस तरीके का ओरिएंटेशन है तो एक ऐसा भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो अगर इस ओरिएंटेशन के लिए नाम आर है तो जस्ट उल्टा के लिए नाम एस दे देंगे। जैसे एक माइंड में रहेगा कि आर और एस क्या होगा, जैसे सीस और ट्रांस क्या है तो माइंड में विजुलाइज कर गए हैं। वैसे ही किसी भी कायरल कार्बन का अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट ये है तो दूसरा अरेंजमेंट जैसे उसका उल्टा भी हो सकता है। तो अगर वन ऑफ द अरेंजमेंट का नाम एस रहेगा तो दूसरे अरेंजमेंट का नाम क्या रहेगा? आर रहेगा, समझे? दो, जैसे किस एक्टिव डबल बॉन्ड के अबाउट अगर वन ऑफ द अरेंजमेंट का नाम ई रहता था, दूसरे अरेंजमेंट का अगर दोनों का एक डबल बॉन्डेड कार्बन का हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में तो जेड, तो अपोजिट साइड के लिए हम लोग ई नाम देते थे। इन सिमिलर फैशन किसी कायरल कार्बन का वन ऑफ द अरेंजमेंट का नाम अगर आर रहेगा तो दूसरे अरेंजमेंट का नाम एस रहेगा, समझे? तो सर किसका नाम आर रहेगा, किसका नाम एस रहेगा? इसका मतलब है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द, या हाउ कैन बी असाइन कि विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज आर एंड विच ऑफ द गिवन कॉन्फिगरेशन इज आर एंड विच इज गिवन ऑन एस। तो आर और एस, तो सर आर और एस निकालने के लिए किस में निकालेंगे? तो भाई कायरल सेंटर का प्रेजेंटेशन 3 में दिखाया है ना, फिशर प्रेजेंटेशन में भी दिखाए हैं, बेज प्रेजेंटेशन में दिखाए हैं और सॉहर्स में भी दिखाए हैं। तो हर प्रेजेंटेशन में कायरल कार्बन का आर और एस निकालने का तरीका हम लोग को पता होना पड़ेगा, राइट? कंप्लीट सिलेबस में। तो लिखिए रूल्स, लिखिए हेडिंग बनाइएगा रूल्स फॉर फाइंडिंग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर फाइंडिंग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर फिशर प्रेजेंटेशन, उसमें पहला पॉइंट बनाइएगा। तो किसी कायरल कार्बन से कितना ग्रुप अटैच रहता है? हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप अटैच विथ एनी कायरल कार्बन? 4। तो पहला पॉइंट लिखिएगा असाइन द प्रायोरिटी ऑफ, असाइन द प्रायोरिटी ऑफ assign the priority of all 4 group as 1, 2, 3 and 4। मतलब चारों ग्रुप का नाम लेबलिंग देना है। क्या लेबलिंग देना है? 1, 2, 3 एंड 4। चार, किसी कायरल कार्बन से 4 ग्रुप अटैच रहेगा ना, तो चारों का ऐसे लेबलिंग देना है। और 1 किसका लेबलिंग करेंगे सर? जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का रहेगा, करेक्ट ना? और 4 किसका लेबलिंग देंगे? जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का रहेगा। ठीक है एवरीवन? तो 2 किसको देंगे? सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है ना? और 3rd किसको देंगे? सर 3rd हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट? इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप का ऐसे लेबलिंग करना है 1, 2, 3, 4। 1 इज बिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 4 इज बिंग लोएस्ट प्रायोरिटी। पहला काम तो ये करना है, करेक्ट? सेकेंड लिखिए फॉर फाइंडिंग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, फॉर फाइंडिंग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट, ये मैं फिशर के लिए लिखवा रहा हूँ, बेस के लिए बाद में बोलेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन बॉटम लाइन। यहाँ देखिएगा फिशर प्रेजेंटेशन में किसी भी कायरल कार्बन को प्लस साइन से हम लोग दिखाते हैं
तो इसको, इस पोजीशन को हम लोग बोल रहे हैं बॉटम लाइन, करेक्ट? कौन सा लाइन? बॉटम लाइन। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अब यहाँ पे कंडीशन हो गया कि आर और एस के लिए आप तभी बता पाएंगे जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे रहना पड़ेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन बॉटम लाइन, ठीक है? तो स्टूडेंट, इज इट कंपलसरी कि एग्जामिनर आपके लिए ऑलवेज रेडीमेड बॉटम लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को रखकर आपसे पूछेगा? मतलब सम टाइम्स लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे नहीं भी रह सकता, राइट? करेक्ट? तब उस टाइम पे क्या करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है? आज का इतना है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो क्लास नहीं कर रहे हैं प्लीज़ मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट प्लीज़ सब लोग कर लीजिएगा, या जो भी आपके फ्रेंड नहीं कर रहे हैं मेरे तरफ से उनको कन्वे कर दीजिएगा कि प्लीज़ कर लो एटलीस्ट एक क्लास। बाद में एक आध दो क्लास नहीं भी करने से काम चलेगा, बट नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।